नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल, हमास, हिजबुल्ला वार के बारे में। पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़राइल पे जिस तरह हमास ने हमला किया और वहाँ के लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें कई सारे विदेशी नागरिक भी थे, इज़राइली नागरिक थे और लगभग 800-900 लोगों को मार दिया। और उसके बाद जिस तरह से इज़राइल हमास के ऊपर अटैक करता है और लगभग 1 साल तक गाजा पट्टी में इज़राइल पूरी तरह से हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद अब वो 23 सितंबर से हिजबुल्ला, लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया और लगभग 5-6 दिनों में ही हिजबुल्ला के पूरी टॉप लीडरशिप को उसने ख़त्म कर दिया है। तो उसके बारे में जानेंगे। इज़राइल का गठन, इज़राइल की स्थापना 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के सहयोग से अरब में इसकी स्थापना की गई। इज़राइल में निवास करने वाले यहूदियों का 2000 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास है। अब्राहम जो धर्म है उसमें ये ईसाई, यहूदी, मुस्लिम ये तीनों आते हैं अब्राहम धर्मों में, और इनकी शाखाएं कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़ी हुई हैं और वो जगह इज़राइल, यरूशलेम है। यरूशलेम इज़राइल में स्थित ऐसी जगह है जहाँ पे ईसाई के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। यहूदी अपना उसको घर ही मानते हैं, टेम्पल ऑफ माउंट, और मुस्लिम जो वहाँ पे मस्जिद है उसको वो अपनी सबसे दूसरी मक्का मस्जिद के बाद, मक्का के बाद सब दूसरी जगह है यरूशलेम, जहाँ जिसको वो अपना सबसे पवित्र जगह मानते हैं। तो ये लड़ाई 2000 वर्षों की है और इज़राइल के बनने के बाद 1948 से कई बार अरब वर्ल्ड में फिलिस्तीन को लेकर युद्ध हो चुके हैं। लेकिन पिछली साल जिस तरह हमास ने इज़राइल पे हमला किया, लगभग 5000 रॉकेट और ड्रोन्स के द्वारा हमला करने के बाद और उसके बाद इजरायली हमास के लड़ाके इज़राइल में दाखिल होते हैं, उसके बाद हजारों लोगों को कत्ल कर देते हैं, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, और लगभग 250 से ऊपर लोगों को वो बंधक बना के हम ले जाते हैं। गाजा पट्टी वो जगह है जहाँ पे हमास का शासन है। ये इज़राइल, ये गाजा पट्टी है, ये 45 किलोमीटर का एरिया है और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं 24-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक का इलाका है। ये मेडिटेरियन सी है, एक तरफ इजिप्ट है और दो तरफ से इज़राइल है। तो यहाँ पे हमास का शासन था। अभी तो ये इज़राइल के कब्जे में आ चुका है। उसके बाद इज़राइल इस पर हमला करता है, लगातार मिसाइल और अपने हवाई हमलों के द्वारा पूरी गाजा पट्टी, लगभग एक रफा का क्षेत्र है जो मिस्र से लगा हुआ है, लगभग जो बची हुई आबादी है गाजा पट्टी की वो वहाँ पे रह रही है और बाकी पूरे गाजा को उन्होंने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है। वहाँ पे जो सुरंगें थी, जो टनल थे,
जो जहां हमास के लड़ाके रहते थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हमास के जो टॉप लीडरशिप थी या हमास का जो कमांडर थे, उन सभी को लगभग समाप्त कर दिया है इजराइल ने। हमास के चीफ थे हसन इस्माइल हानिया, जो पहले थे, उनको ईरान में मार दिया गया। और उसके बाद याह्या सिनवार जो बनाए गए थे, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने उनको भी मार गिराया है। तो हमास को पूरी तरह से घुटनों पे लाने के बाद इजराइल अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। और पेजर अटैक 23 सितंबर को सत्रह और 18 अक्टूबर को मोसाद ने पूरे इजराइल में पेजर और फिलिस्तीन वाकी टायो सोल पायरन मतलब लेबनान में इन सभी चीज़ों में धमाके होते हैं लगातार, और लगभग 4000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और 25-30 लोग इसमें मरते भी हैं। हमास ने 15,000 लड़ाकों को विकलांग कर दिया हिजबुल्लाह के। और अभी 27 तारीख को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जो चीफ थे हसन नासरल्लाह, इनको मार गिराया है और उनके 12 से ज़्यादा कमांडरों को मार गिराया है। और अभी लगातार जो हम वीडियो बना भी रहे हैं, तब भी वहाँ लड़ाई जंग छिड़ी हुई है और लगातार वो ढूंढ ढूंढ के हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार रहा है, उनकी मिसाइलों को नष्ट कर रहा है, उनके युद्ध ट्यूपों को नष्ट कर रहा है। तो आज इसके बारे में पहले बात करेंगे हमास के बारे में, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह के बारे में। जैसे पहले बताया कि 7 अक्टूबर को 2023 को भारी मात्रा में इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने हमले किए, कई सारे लोगों को मारा, लगभग 700-800 लोगों को, और 250 से ज़्यादा लोगों को वो बंधक बना के ले गए, और जिसमें 50 के करीब विदेशी नागरिक थे, जिसमें 18 थाईलैंड और अमेरिकी यूरोप के भी लोग थे जिनको वो बंधक बना के ले गए। हमास की स्थापना जो हुई है, वो हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह एक उग्रवादी समूह है जो इजरायली कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरा था। फिलिस्तीन जो है वो 2 भागों में है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा। तो वेस्ट बैंक में जो है फतह संगठन है, जिसको जो शासन करता है, जिसके अंडर में है, और जो गाजा है वो हमास के अंडर में है। हमास की स्थापना 1987 में मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में की गई थी, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को फिलिस्तीन को आज़ाद कराने का पूरा करना चाहता है। इसने इजरायली कब्जे और फतह के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में भी लोकप्रियता हासिल की। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1997 में हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, और इजरायल और अधिकांश यूरोपीय देश इसको आतंकवादी समूह के दृष्टि देखते हैं। हमास की जो विचारधारा है वह फिलिस्तीन भूमि के किसी भी भाग का समझौता नहीं किया जाएगा, और पूरे फिलिस्तीन मतलब पूरे इजराइल पे फिलिस्तीनियों का कब्जा हो और फिलिस्तीन के देश के रूप में उसको मान्यता मिले। फिलिस्तीन की पूर्ण मुक्ति के अतिरिक्त हमास को अन्य विकल्प स्वीकार नहीं है। हमास साल 2007 में गाजा पर शासन कर रहा है। इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए हैं। और इन युद्धों में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी इजराइल में और भूमध्य सागर के बीच 41 किमी 25 मील लंबा और 10 किमी चौड़ा, यहाँ लगभग 2.3 मतलब 23 लाख लोग निवास करते थे, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
इजराइल गाजा और उसकी तटरेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वहीं मिस्र गाजा के साथ लगती अपनी सीमाओं को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो 75 सालों से चला आ रहा है। क्या हो जाता है इसको? अभी ये ठीक हो जाएगा, 1 मिनट। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष की कहानी 75 साल पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इजराइल तुर्की का हिस्सा था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहते थे के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की की हार होती है और ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो जाता है, क्योंकि तुर्की अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों के साथ चला गया, जिसके चलते तुर्की और ब्रिटेन के बीच तनाव पैदा हुआ और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा और ब्रिटेन ने इस युद्ध को जीतकर ऑटोमन एम्पायर का अंत कर दिया। इसके बाद ये ब्रिटेन के कब्जे में रहा। इसके बाद यहूदी जियोनिज्म की भावना से भरे हुए थे, जो एक आज़ाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे। इसके चलते दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे और ब्रिटेन ने यहूदियों का पूरा साथ दिया। इसके साथ ही फिलिस्तीन को यहूदियों के मातृभूमि बनाने में मदद करने लगे। लेकिन दूसरे विद्रोह में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, जिसके फिलिस्तीन अपने आने वाले यहूदियों को मदद मिलनी कम हो गई। जिसके बाद दूसरे देश में ब्रिटेन पर यहूदियों का पुनर्वास करने का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन ब्रिटेन ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया और यह मामला 1945 में यूनाइटेड नेशन यूएन में चला गया। उसके बाद 1948 में इसकी स्थापना की गई और तब से लेकर अभी तक युद्ध चलते आ रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन या इसको लेकर अभी तक कितने संघर्ष हुए हैं लगातार। ये गाजा पट्टी का इलाका है जिस पे हमास का शासन थे। उन्नीस में इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध शुरू करते हुए मिस्र और सीरिया पर हमला किया। इजराइल ने तब वेस्ट बैंक या अरब पूर्वी यरूशलेम, जिसे उसने जॉर्डन से कब्जा किया, और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 6 दिवसीय युद्ध इजराइल ने लड़ा, क्योंकि इजराइल के बारे में इजराइल पहले ही अटैक करने की उसमें रहता है। अगर उसको पता लग जाए कि हमारा दुश्मन कोई प्लानिंग कर रहा है या उसके ऊपर हमला करने वाला है, उसको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है, तो उसके पहले उस खतरे को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये 6 दिवसीय युद्ध हुआ और इसने इजराइल ने इन सभी देशों को हराते हुए गोलान हाइट्स पे कब्जा किया। उसके बाद वेस्ट बैंक पे कब्जा किया, जो जॉर्डन के कब्जे में था, और मिस्र के भी कुछ भाग के, जो गाजा वाला इलाका था वो मिस्र के कब्जे था, उसको भी कब्जा अपने है। 1973 में मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर युद्ध की शुरुआत करते हुए सुएज नहर और गोलान हाइट्स के साथ इजरायली ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने 3 हफ्ते के अंदर दोनों सेनाओं को पीछे ढकेल दिया और अपना कब्जा बरकरार रखा। उसके बाद 2006 में लेबनान में फिर से युद्ध छिड़ गया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इसी तरह 2005 में इजराइल ने गाजा छोड़ दिया, जिससे उसने 1967 में मिस्र से कब्जा कर लिया था। लेकिन गाजा में 2006, 2008, 2012, 2014, 21 में बड़ी घटनाएं देखी गई, जिसमें इजराइल ने अपने हवाई हमलों के द्वारा और फिलिस्तीनी रॉकेट हमले शामिल रहे। कभी कभी दोनों तरफ से सीमा में घुसपैठ भी होती रही है। और उसके बाद
ये 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ वो अब तक का सबसे भीषण हमला था, क्योंकि इसमें बहुत इतने लोग कभी इजरायली एक साथ नहीं मारे गए थे इजराइल बनने के बाद। तो इजराइल ने उसका बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ के वो मार रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के समझौतों पर भी बहुत सारा काम हुआ है। जैसे 1979 में मिस्र और इजराइल ने 30 साल पुरानी दुश्मनी को समाप्त करते हुए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। फिर 1993 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री इत्याग राबिन और फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के अध्यक्ष यासिर अराफात ने सीमित फिलिस्तीन सहायता के लिए ओस्लो समझौते पर हाथ मिलाया। उसके बाद 1994 में इजराइल ने जॉर्डन के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 2000 में कैप डेविड शिखर सम्मेलन में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बाराक और यासिर अराफात के एक शांति समझौते पर पहुंचने में अफसल रहे। फिर 2002 में एक अरब योजना ने इजराइल को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में ली गई भूमि को पूर्ण वापसी, फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए न्यायसंगत समाधान में बदलने में सभी अरब देशों के साथ सामान्य संबंध की पेशकश की गई थी। 2014 में शांत प्रयास रुक गए। वाशिंगटन इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच वार्ता विफल हो गई। तो इन फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और अरब फर्ड में कई बार युद्ध हुए हैं। उसके बाद पहले PLO बना जो यासिर अराफात के नेतृत्व में काम कर रहा था। उसने कई सारी घटनाएं की, कई सारे बम ब्लास्ट किए, हमले किए, कई सारे इजरायली उसमें मारे गए। उसके बाद उनमें समझौता हो गया और यासिर अराफात जब तक जीवित रहे तो गाजा और वेस्ट बैंक में उतना थोड़ी सी शांति आई। लेकिन 2006 में जब वहाँ पे चुनाव होते हैं और हमास जो है गाजा में सत्ता में आ जाता है, फिर जो है इजराइल और हमास आपस में लड़ने लगते हैं और लगातार ये झड़पें चलती रहती हैं। और पिछले साल जो झड़प हुई उसके बाद तो हमास की जैसे बुरे दिन शुरू हो गए और इजराइल ने अभी एक ही साल के अंदर लगभग 11 महीनों के अंदर हमास की पूरी लीडरशिप को तहस नहस कर दिया है। उनके सभी कमांडरों को मार गिराए हैं। उनकी जो टनल थी, जो मिसाइल जहाँ से वो मिसाइल अटैक करते थे, उनकी रसद आपूर्ति उसको सभी तरह काट दिया और हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूत, मतलब खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन एक तरह से गाजा में जो है हमास उतनी पावर में नहीं है और पूरी तरह से गाजा में इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। और जब से गाजा और इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह जो संगठन है, ये अंतर सहकारी संगठन है और इसको कई सारे यूरोपीय देश और इजराइल इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। कई सारे बम ब्लास्टों में, कई सारी आतंकवादी घटनाओं में हिजबुल्लाह का हाथ रहा है यूरोप में। तो हिजबुल्लाह भी लगातार 8 अक्टूबर से ही 2023 से इजराइल के ऊपर ड्रोन से, मिसाइलों से हमला करता रहा है और सितंबर के महीने में काफ़ी भीषण हमले हुए और एक बार में हजारों ड्रोन्स और हजारों मिसाइलों से और ड्रोन से हमला हुआ। इसी बीच ईरान जो इन सबको बैकएंड से मदद करता है, हिजबुल्लाह एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान को कंट्रोल करता है। तो उसके पीछे बैकअप के लिए या उनको लॉजिस्टिक मदद ईरान की तरफ से मिलती है। ईरान शिया बाहुल्य देश है और वो अरब वर्ल्ड में कोई भी इजराइल को पसंद भी नहीं करता है मुस्लिम दुनिया में। तो हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा था, लेकिन पिछले 17-18 सितंबर को जिस तरह
लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों जो वो पेजर यूज करते थे, आज के ज़माने में सभी मोबाइल, लैपटॉप और आधुनिक संचार साधन यूज करते हैं, लेकिन वो लोग इसी डर के बारे में पेजर यूज करते थे कि ट्रैक ना हो। तो वहाँ भी किसी तरह से सेंध लगा के जो है पेजर अटैक किया और लगभग 4000 लोग जो है इसमें घायल होते हैं। 25-30 लोग मारे भी जाते हैं और 1500 से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके भी इसमें घायल होते हैं। और इसराइल ने अपनी जो उसकी इंटेलिजेंस संस्था है हमास, जो अपने दुश्मनों को कहीं भी ढूंढ के मारती है, तो उसने अपने ताकत का एहसास कराया और तब से हिजबुल्लाह और इसके इसराइल के बीच में ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही है। अब इसराइल उस पर ग्राउंड अटैक की भी तैयारी कर रहा है। पेजर और वाटकी घाटी विस्फोट से हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के बीच एक संचार स्थापित करता था। इससे पहले इसराइल ने जंग में नए चरण का ऐलान किया। 23 सितंबर ने इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसी बीच हिजबुल्लाह के पास के लड़ाकों के बातचीत तालमेल बनाने का कोई साधन नहीं बचा था। इसका फायदा इसराइल ने उठाया और 23 सितंबर से 27 सितंबर तक महज 5 दिनों में हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया। सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियारों को हमला किया। इसराइल के हमलों में सबसे पहले हिजबुल्लाह के जो खास पैटर्न देखा। दरअसल इसराइल ने सबसे अधिक हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल को पता है कि हिजबुल्लाह के पास बेहद घातक और खतरनाक और लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें हैं। पहले उसको नष्ट किया। उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को दूसरी अहम रणनीति अपनाते हुए टॉप कमांडरों को मारकर संगठन के मनोबल को ध्वस्त किया। इसराइल ने सबसे पहले अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नस को ढेर किया। इसके बाद नसर यूनिट के कमांडर समी तलेब अब्दुल्लाह को मार गिराया। रॉकेट और मिसाइल डिवीजन के कमांडर इमाम कुबैशी को बेरूत में मारा। रणनीति के तहत कमांडरों को ढेर किया जा रहा किया। इसराइल का रॉकेट बरसाने वाले कमांडर इब्राहिम मोहम्मद को मार के इसराइल ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों की क्षमता को सीमित कर दिया। इसके बाद वायुयान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को मारा और अभी तक वो 12 से ज़्यादा टॉप कमांडरों को वो मार चुका है। इनके सब की फोटो हैं जो अलग अलग यूनिट को लीड कर रहे थे। और इसमें मेन जो इनके टॉप चीफ थे, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, इनको भी बेरूत के जो उनका मुख्यालय था हिजबुल्लाह का, उसमें लगभग 80 टन से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी 5-6 बिल्डिंगें थी उनको ध्वस्त करके इसको भी मार गिराया गया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख को भी इसराइल ने मार गिराया। शुक्रवार को इसराइल सेना ने लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हाल के दिनों में इसराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। 23 सितंबर को इसराइली सेना ने 1000 से ज़्यादा जगहों पर बमबारी की थी, जिसमें 500 लोग घायल हुए थे और हजारों लोग जख्मी हुए हैं। यह 1990 के खत्म हुई युद्ध के बाद देश का सबसे घातक दिन सिद्ध हुआ। हवाई हमले में अगले दिन जारी है और पलटवार कर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल और दागी है। नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया है। इसराइल और हमास पहले से ही जंग लड़ रहे हैं। यह संघर्ष ऐसे समारोह है विश्व भर नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसराइली प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। और जब बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, तो इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहीं थे और उसके बाद वो तुरंत वापस आते हैं। अभी इसराइल और हमास और हिजबुल्लाह के बीच में क्या हो रहा है? लेबनान में मौजूद सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास का साथ दे रहा है। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष खतरनाक पर पहुंच चुका है। इजरायली सेना IDF ने शनिवार को घोषणा की थी कि नसरल्लाह शुक्रवार को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया। बीते दिन इसराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय को बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इसराइली सेना मुख्यालय पर निशाना पर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। और
इसराइल ने 12 ने नसरल्लाह की बेटों को मारे जाने की घोषणा की है। इस हमले में लेबनान की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। हाल के दिनों में इजरायली और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल ने युद्ध में एक नए चरण का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की सीमा से पीछे ढकेलना, ताकि उत्तरी इजरायली से विस्थापित हजारों लोगों को फिर से लौटा सके। ये हिजबुल्लाह के चीफ थे, जो 32 साल की उम्र में जो है हिजबुल्लाह चीफ बने थे और लगभग 20 सालों से ज़्यादा हिजबुल्लाह को लीड किया हसन नसरल्लाह। इजराइल से युद्ध लड़ने वाली हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम सदस्य समूह है, जिसका गठन 1980 के दशक में लेबनान के गृह युद्ध में की अराजकता के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि इससे ईरान की मदद से दक्षिण लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए बनाया गया था। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीति का लड़ाकू शक्ति के रूप में है। इसके साथ ही समूह ने सीरिया, इराक, यमन और पश्चिमी एशिया में अन्य जगहों का एक गुट विस्तार किया। लेबनान में इसके पास अपने समूह को ताकतवर बनाए रखने के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचा है, जिसमें सामाजिक सेवा, संचार और आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए दफ्तर शामिल है। 2022 के चुनाव में लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह और उसके राजनीतिक सहयोग ने अपना बहुमत खो दिया है। हालांकि इसके बावजूद हिजबुल्लाह लेबनान में शक्तिशाली बना हुआ है और यह देश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें उसके उत्तरी इजराइल की सीमा पर मौजूद दक्षिण लेबनान भी शामिल है। पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ तनाव। अभी इजराइल और हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहे हैं? हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग एक साल से उत्तरी इजराइल में लगातार हवाई हमले कर रहा है। हमास वह फिलिस्तीनी समूह जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले किए थे, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और इसके बाद से गाजा में जंग छिड़ी हुई। हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन करने के लिए 8 अक्टूबर को ही इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए थे। इस संघर्ष से दोनों देशों के 1,60,000 से ज्यादा निवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हाल के हमलों में 2006 के युद्ध की स्थिति तैयार कर दी है, जब इजराइल और हिजबुल्लाह ने 34 दिन तक संघर्ष किया था। उस समय तो इजराइल को हिजबुल्लाह ने लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था इस 2034 दिनों के युद्ध के बाद। लेकिन इस बार जिस तरह इजराइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है और हिजबुल्लाह को घुटनों पे ला दिया है, क्योंकि उसकी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है और अभी इजराइल उसको पूरी तरह से हमास की तरह ही उसको ख़त्म करने पे लगा है। आगे लड़ाई कहाँ तक जाएगी, इसमें ईरान शामिल होगा नहीं होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनका सारा बैकएंड है, जो सपोर्ट है वो ईरान से ही था। मिसाइलों, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इनकी ट्रेनिंग, मिसाइलों का उत्पादन, इन सब में ईरान इनकी मदद कर रहा था फिलिस्तीन को लेकर। लेकिन जो 2006 के हमले में इतना ज़्यादा हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी हिजबुल्लाह लीडरशिप ही खत्म हो गई है। इलाही सेना को उम्मीद थी कि लगातार हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल लेबनानी सीमा से पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा था, जिसके बाद इजराइल ने सब कदम उठाए। हिजबुल्लाह की मदद कौन करता है? हिजबुल्लाह का गठन ईरान के समर्थन से हुआ था और ईरान के साथ वित्तीय और संबंध है। हिजबुल्लाह उस संगठन का हिस्सा है जिसने ईरान अपने विरोध की धुरी कहता है। यह विरोध की धुरी इजरायली विरोधी ताकतों का एक नेटवर्क है, जिसे गाजा में हमास और यमन में हूती शामिल है। ये 3 संगठन हैं अरब वर्ल्ड में। संगठन तो बहुत सारे हैं, लगभग हर देश में ही कोई ना कोई एक संगठन है, आतंकवादी संगठन या ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसके पास 10,000 20,000 लड़ाके हैं और वो अपनी सरकार चला रहा है। लेकिन ये 3 मुख्य संगठन हैं, हमास जो फिलिस्तीन गाजा में ऑपरेट होता है, लेबनान में हिजबुल्लाह और
यमन में हूती। ये 3 संगठन है जिनको इजराइल की मदद से खड़ा किया गया है। और ये हूती तो अरब से सऊदी अरब से भी लड़ रहा था, क्योंकि सऊदी अरब यमन में उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो उसको भी लड़ रहा था। और जब से इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा था तो कई सारे मिसाइल अटैक किए हैं। और वो जो नहर है मिस्र से स्वेद नहर, उस पर जो हवाई जहाज से व्यापार होता है कई सारे, उस पर हमला कर चुका है हूती। तो ये 3 संगठन है जिसको इजराइल मदद करता है। सैन्य विश्लेषक हिजबुल्लाह को ईरानी प्रॉक्सी समूह में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, और ये इजराइल के लिए सबसे गंभीर सैन्य खतरा भी है भी माना जाता है। माना जाए ईरान ने हिजबुल्लाह को ताकत और मिसाइलें दी हैं जो इजरायली शहर को हमला कर सकती हैं। 1992 से अब तक हिजबुल्लाह के नेतृत्व मौलवी हसन नसरल्लाह कर रहा था। खतरे के डर से नसरल्लाह मुश्किल ही सार्वजनिक रूप से सामने आता था। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के संस्थापक अब्बास अल-मुसावी की जगह ली थी जब इजराइल ने नेता को मार दिया था। अनुमान है कि इस समूह में 20,000 से 30,000 लड़ाके हैं और उसमें से हजारों सीरिया में युद्ध लड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों की पहचान गुप्त रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। पिछले सप्ताह बेरूत में इजरायली हवाई हमले में समूह के 2 वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद बाबी मारे गए थे। अकील 1983 में 2 बम विस्फोट में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका में वांटेड था। 1993 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरकों पर 350 अधिक लोग मारे गए थे। वहीं वह भी 1997 में दक्षिण लेबनान में असरिया शहर के पास इजरायली नौसेना कमांडो पर हमला कर सरगना था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस ऑपरेशन में लगभग 1 दर्जन इजरायली नौसैनिकों को मार डाला था। हिजबुल्लाह की जो सैन्य 2006 में हुए खतरनाक युद्ध के बाद हिजबुल्लाह के इजराइल का मुकाबला करने के लिए इस समय अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी की है। उसके पास लगभग 1.5 लाख से करीब मिसाइलें हैं जो पूरे इजराइल को उसमें कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे इजराइल को भी कवर करती हैं। तो अभी जो इजराइल और हिजबुल्लाह वार चल रहा है उसमें ये अपडेट रही है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, किन किन के बीच में हो रहा है और इसमें अभी तक क्या हुआ है। युद्ध स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पे हमला किया, उनके लोगों को बंधक बनाया, कई 100 लोगों को मार दिया। उसके बाद लगातार इजरायली हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल हमास को ख़त्म किया जाता है। हमास की पूरी टॉप लीडरशिप और उनके बहुत सारे लड़ाकों को मारा जाता है। लगभग 40,000 से ज़्यादा गाजा पट्टी में लोग मारे गए हैं, जिसमें आम नागरिक भी रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और हमास के लड़ाके भी हैं, और उनके बहुत सारे कमांडर या जो उनको लीड करते हैं वो लोग मारे गए हैं, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार भी शामिल रहे हैं। उसके बाद 17 इनकी मदद करने के लिए हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे ड्रोन से मिसाइलों से हमला करता रहा है, और इजराइल ने हमास को निपटाने के बाद अब वो लेबनान की तरफ, जो हिजबुल्लाह गुट वहाँ ऑपरेट कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान लगाया, और उसने एक योजना रणनीति के तहत पहले पेजर अटैक के द्वारा 4,000 लोगों को घायल करता है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद लगातार बमबारी मिसाइल अटैक के द्वारा हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों के उनकी जो लॉजिस्टिक क्षमता है उसको कमज़ोर करती है, और अभी तक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और 12 से ज़्यादा टॉप कमांडरों को मार चुका है, और इजरायली फोर्स जो है लेबनान सीमा पे जो है एक्सरसाइज कर रही हैं, और वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयारी कर रही हैं, और लगभग 1,000-1,500 से ज़्यादा लोग जो है लेबनान में अभी मारे जा चुके हैं। इसमें इजरायली भी मारे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इजराइल प्रौद्योगिकी में बहुत
आगे है, उसके पास जो क्षमताएं हैं वो बड़े विकसित देशों के बाद भी वैसी सैन्य पावर नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि वो एक पिन पॉइंट जगह पे जाके अटैक करते हैं। तो अभी ये चल रहा है और ये सब सिर्फ फिलिस्तीन इज़राइल के लिए हो रहा है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में इज़राइल को फूटी आंख भी नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में यह है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये दो राष्ट्र संविधान, टू नेशन थ्योरी के ऊपर सहमति बनी थी कि इज़राइल और फिलिस्तीन, जब 1948 में इसका विभाजन हुआ था तो टू स्टेट नेशन थ्योरी था कि दो राष्ट्र रहेंगे, फिलिस्तीन और इज़राइल। लेकिन इज़राइल को अरब वर्ल्ड में या उसके आस पड़ोस के जितने भी देश रहे हैं, किसी ने भी उसको मान्यता नहीं दी। बाद के सालों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, इन सब देशों ने उससे संबंध, अंदरूनी संबंध रखे ताकि इज़राइल से उसकी टेक्नोलॉजी, उसका जो व्यापार है, उसकी जो प्रौद्योगिकी है, उसका लाभ उठाया जा सके। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर जैसे संगठन बनते रहे, पहले PLO बना यासर अराफात के द्वारा, फिर उसके बाद हमास बना, जब वो थोड़ा सा डाउन हुआ तो हमास की नींव पड़ी, हमास बना, फिर अब हमास, उसके बाद एक प्रॉक्सी वार के लिए हिजबुल्लाह को खड़ा किया गया, यमन में यहूती है, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो इज़राइल के ऊपर, इज़राइल को ख़त्म करने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन इज़राइल और यहूदी ऐसे, इज़राइल अपनी जीवटता के लिए, क्योंकि 2000 वर्षों के संघर्ष के बाद यहूदियों को अपना एक राष्ट्र मिला है। इज़राइल में यहूदियों का 2000 वर्षों का इतिहास रहा है। पूरे दुनिया में इज़राइल यहूदी स्थापित हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे इकट्ठा हुए। 1948 के बाद उनको वहाँ पे एक राष्ट्र के तौर पे उनको मान्यता मिली, और वो अपनी प्रेजेंस को, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लगातार वो जो है प्रयासरत है। और ये दोनों चीज़ों का है, फिलिस्तीनियों के लिए भी है कि दोनों को अपना अपना सर्वाइवल है, लेकिन यहूदियों का ज़्यादा है, क्योंकि वो 94 लाख के करीब यहूदी आबादी है जो इज़राइल में रहती है, और दिल्ली से के बराबर या दिल्ली से थोड़ा बड़ा NCR के बराबर इज़राइल है। और वो इन सब देशों से, अगल बगल सारे शत्रु देशों से घिरे होने के बाद इतनी बड़ी क्षमता के बाद भी वो इनसे लड़ रहा है। तो इज़राइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। पहले हमास को निपटाया है, अब वो लेबनान को निपटाने, वो हिजबुल्लाह को निपटाने पर लगा है। उनकी सारी टॉप लीडरशिप को मार चुका है। अब वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है, और सारे जो बड़े देश हैं वो युद्ध विराम के लिए बोल रहे हैं और किसी तरह युद्ध रुक जाए। लेकिन अभी इज़राइल किसी की नहीं सुन रहा है, और उसका एक ही कहना है कि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक हम अपना युद्ध नहीं रोकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका जो PDF लिंक होगा वो मैं इसको टेलीग्राम चैनल लिंक डाल दूंगा, उस पर देख सकते हैं।